स्टूडेंट्स, हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बी थर्ड ईयर जोग्राफ़ी के सिलेबस में जो इन्वायरमेंटल जोग्राफ़ी है उसके अंतर्गत जो एयर पोल्यूशन था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है मनुष्यों पर, वनस्पति पर, क्लाइमेट पर या जीव जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बात की थी। आज हम इस एयर पोल्यूशन के अंतिम वीडियो के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय हैं, मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चले। आधुनिक विश्व में आर्थिक विकास, औद्योगिक वृद्धि तथा नगरीय विस्तार द्वारा विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण फैल रहा है। जहाँ कहीं विकास का विचार आएगा वहाँ एक निश्चित मात्रा में वायु प्रदूषण अवश्य फैलेगा, लेकिन इसके प्रभावी उपायों को मद्देनज़र रखकर विकास किया जाए तो ये हानिकारक सीमा को पार नहीं कर पाएगा। इस हेतु वर्तमान में फैल चुके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके उसके हानिकारक प्रभावों से बचने के उपाय खोजे जाएं तथा भविष्य हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। प्रदूषण नियंत्रण का सर्वमान्य तथ्य ये है कि सर्वप्रथम प्रदूषक स्रोत के स्थान पर उसे ही नियंत्रित कर लिया जाए। पश्चिमी देश वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कारगर प्रयास कर रहे हैं। इसी तर्ज पर भारत जैसे विकासशील देशों को भी प्रयास करना चाहिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। इसके द्वारा काफ़ी हद तक हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसके पड़ने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं। औद्योगिक विकास के साथ ही वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए औद्योगिक प्रदेशों के चारों ओर हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना चाहिए। वाहनों का इंजन पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी एवं बर्नर लगाया जाना चाहिए। वाहनों में उपयोग में लिए जाने वाला डीजल संयोजी पदार्थों के मिश्रण युक्त होना चाहिए। घरेलू इंजन के रूप में धुआं रहित ईंधन जैसे हीटर, कुकिंग गैस, कुकिंग रेंज इत्यादि का प्रयोग घरेलू स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण से निजात दिला सकता है। परंपरागत ईंधन का उपयोग नियंत्रित सीमा में किया जाए तथा धूम्र रहित चूल्हे का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों की स्थापना घनी आबादी क्षेत्रों से दूर की जानी चाहिए। नवीन उद्योग स्थापित करने से पूर्व प्रदूषणकारी क्रियाविधियों के प्रबंधन को ध्यान में रखना जाना चाहिए तथा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत ही इनका विकास किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक
वायु प्रदूषकों का शोधन करना चाहिए। इसके लिए नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। फॉरेस्ट फायर, वनाग्नि तथा अन्य प्रकार के अग्निकांडों पर तुरंत नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कभी वनाग्नि लंबी अवधि तक चलती है, तो ऐसी दशा में रिमोट सेंसिंग तकनीक की सहायता से निगरानी रखकर प्रबंधन किया जा सकता है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा हानिकारक रसायनों की प्रकृति को बदलकर उनसे होने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। इस क्षेत्र में नवीन शोध कर सस्ती तकनीक का विकास किया जाना चाहिए। परिवहन व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए कोयले से चलने वाली रेलों की जगह विद्युत चालित इंजनों वाली रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के पृथक्करण सेपरेशन द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये पृथक्करण छानकर, निस्संदन द्वारा, घोलकर तथा अधिशोषण द्वारा आदि विधियों से कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति जनता को अवेयर करके इसके हानिकारक दुष्परिणामों के बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत मानव शरीर पर पड़ने वाले घातक प्रभावों से आम जनता को परिचित कराया जाना चाहिए। आम नागरिक के अतिरिक्त सरकारी संस्थानों तथा कर्मचारियों, अधिकारियों, राजनीतिज्ञों तथा उद्योगपतियों को भी वायु प्रदूषण के घातक परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। वायु प्रदूषण की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जानी चाहिए, जिसके तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वायु प्रदूषण के भावी स्तर एवं कुप्रभावों की समय रहते भविष्यवाणी की जानी चाहिए। इस हेतु नवीन तकनीक, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता लेना उपयुक्त होगा। कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए, जैसे सोलर चलित मोटर कार आदि। भारत सहित संपूर्ण विश्व में कुल उत्पादित ऊर्जा का लगभग 55% भाग तापीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, जिससे अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। अतः कमी लाकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आ सके। प्राणघातक प्रदूषण करने वाली सामग्रियों तथा तत्वों के उत्पादन एवं उपभोग पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, जैसे कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आदि के उपभोग एवं उत्पादन में भारी कटौती की जानी चाहिए। वनों उन्मूलन डिफोरेस्टेशन को नियंत्रित करके वन रोपण के कार्य को तीव्र करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार यदि किसी देश के 33% या इससे अधिक भाग पर वनावरण है, तो वायु प्रदूषण की तीव्रता बहुत कम परिलक्षित होती है या होती ही नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए कानूनी उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा वायु प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि आज के टाइम में विकासमान विश्व को औद्योगिक क्रांति से दूर रखना संभव नहीं है, लेकिन हमें ऊर्जा के नए नए उपाय या ऐसे उपाय जिनसे वायु प्रदूषित नहीं होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये अनेक प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। इस
प्रकार वायु प्रदूषण की प्रक्रिया स्थानीय न होकर विश्व स्तरीय है, अतः इसके नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सभी को समान रूप से प्रयास करने तथा इस दिशा में नियंत्रण शोधरत रहते हुए प्रदूषण नियंत्रणकारी विधियों का विकास किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में विश्व स्तर पर विगत 3 दशकों से लगातार अच्छे प्रयास चल रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, नागपुर, परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन तथा अनेक स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठन एनजीओज वायु प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधी शोध कार्यों में संलग्न है, जिससे हमारे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है। ये संस्थाएं एवं संगठन वायु प्रदूषण के प्रति जन चेतना को लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इन उपायों को अपना करके वायु प्रदूषण पर नियंत्रित कर सकते हैं।